गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो चलो देखते हैं सामाजिक ज्ञान कक्षा 10। आज का अपना जो टॉपिक है वो है राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां। राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां। सबसे पहला विधायी शक्ति। कौन सी भाई? विधायी शक्ति। विद्यार्थियों, विधायी शक्ति के तहत राज्यसभा को बराबर शक्तियां दी गई हैं। सर किसके बराबर? लोकसभा के बराबर। सर जैसे साधारण विधेयक है आपका, जिसको आप अवित्तीय विधेयक भी कहते हैं, और इसका वित्त से लेना देना न हो, उस विधेयक को दोनों सदन बराबर हैं, दोनों सदन। ठीक है, लोकसभा में पारित हो गया तो राज्यसभा डाल सकती है। अब जैसे आपने लोकसभा की बात पढ़ ली कि लोकसभा विधायी शक्ति में किसी सदन को पारित, मतलब किसी विधेयक को पारित कर दिया, तो राज्यसभा के पास भी बराबर शक्ति है। राज्यसभा से भी 3 वाचन होंगे और तीनों वाचनों में अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, अन्यथा विधेयक पर अगर 6 महीने तक चर्चा नहीं हुई तो विधेयक निरस्त समझा जाता है। मतलब 6 महीने तक उसमें चर्चा होनी चाहिए, और अगर 6 महीने तक चर्चा नहीं हुई तो विधेयक को निरस्त समझा जाता है। तो कहने का मतलब है, जो विधायी शक्तियां हैं राज्यसभा की, उसमें किसको दिया गया है? दोनों को बराबर दिया गया है। दूसरी, संविधान संशोधन की शक्ति। मतलब संविधान में संशोधन की शक्ति, ये भी दोनों के पास बराबर है। मतलब एक कंपैरिजन भी कर रहे हैं साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा का। लोकसभा ने किसी भी संशोधन को पारित कर दिया अपने यहाँ से, और फिर बच गई राज्यसभा, तो राज्यसभा भी अपने कुल का बहुमत और उपस्थित का 2/3, उपस्थित और मतदान का 2/3, मतलब उपस्थित और मतदान का 2/3, अगर इनसे ये प्रस्ताव पारित कर देती है तो पारित माना जाएगा। अगर नहीं करे, ठीक है, या फिर 6 महीने तक उस पर विचार ही नहीं करे तो ये संशोधन अटक जाएगा। तो कहने का मतलब जाहिर सी बात है कि संविधान संशोधन की शक्ति भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास बराबर बराबर है, या बराबर दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय शक्ति। विद्यार्थियों, वित्तीय शक्ति लोकसभा के पास ज्यादा है, जबकि राज्यसभा के पास ना के बराबर। मतलब आप ये कह सकते हैं ना, मतलब है ही नहीं, ना के बराबर है। कोई भी वित्त विधेयक, बता चुका हूं, फिर टॉपिक में आ रहा है इसलिए बता रहा हूं। कोई भी वित्त विधेयक, यहां बता देता हूं,
कोई भी वित्त विधेयक के पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। राज्यसभा में नहीं हो सकता। एक चीज तो यह है, मतलब कोई भी वित्त विधेयक है ना, वो पहले कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। राज्यसभा में तो वो प्रस्तुति नहीं हो सकता। एक बात, राज्यसभा में वह केवल स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा में केवल स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। जो 14 दिन में देनी होती है, अन्यथा विधेयक स्वतः ही पास मान लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा के कार्य और शक्तियों में अभी विधायी शक्तियां संविधान संशोधन और वित्तीय तीन बढ़ ली है, तो दोनों बराबर है। विधायी शक्ति और संविधान संशोधन की शक्ति तो क्या है भाई? बराबर बराबर हैं। अब बात करते हैं वित्तीय शक्ति की। वित्तीय शक्ति लोकसभा के पास ज्यादा है और राज्यसभा के पास कम है। मतलब वित्त विधेयक हमेशा लोकसभा में तो प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा केवल स्वीकृति के लिए जाता है, उसमें कोई वाचन नहीं होगा, कोई किंतु, कोई परंतु, कोई उसका करेक्शन कुछ नहीं होगा, कोई वाद विवाद बहस कुछ नहीं होगी, केवल स्वीकृति। ठीक है। अब स्वीकृति अगर नहीं दे तो 14 दिन बाद में स्वतः ही स्वीकृत मान लिया जाता है। ऐसे एक व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान द्वारा। तो कहने का मतलब वित्तीय शक्तियां ज्यादा राज्यसभा के पास हैं। कार्यपालिका शक्तियां, देखो विद्यार्थियों, एक चीज आपको मैंने पहले बताई भी थी लोकसभा वाले में कि कार्यपालिका सदैव मतलब व्यवस्थापिका कह सकते हैं आप। कार्यपालिका सदैव व्यवस्थापिका पढ़ोगे ना आपने, संस्थात्मक व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका सदैव व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखो बात करते हैं मंत्रिमंडल। हमारा मंत्रिमंडल कार्यपालिका अपने आप में, व्यवस्थापिका लोकसभा। मंत्रिमंडल तब तक ही अपने पद पर रहता है जब तक लोकसभा में विश्वास बना रहे। लोकसभा में क्या बना रहे? विश्वास बना रहे। अब लोकसभा में मंत्रिमंडल पर मतलब लोकसभा तभी तक सभी इसके सदस्य होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कार्यपालिका शक्तियां भी लोकसभा के पास ज्यादा है, राज्यसभा के पास नहीं है। क्योंकि जैसे लोकसभा से ही मंत्री बनते हैं अधिकतर, अगर बाय द वे कोई राज्यसभा से मंत्री बन भी गया, अगर बाय द वे राज्यसभा से मंत्री बन भी गया तो उसे राज्यसभा हटा नहीं सकती। उसे केवल कौन हटा सकती है? राज्यसभा हटा सकती है।
लोकसभा उसे अपने पद से नहीं हटा सकती, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि लोकसभा पद से हटा सकती है, राज्यसभा केवल प्रश्न पूछकर, वाद विवाद या बहस करके अपने सदस्य पर दबाव बना सकती है या उसे इस्तीफा देने पर बाध्य कर सकती है, लेकिन उसे पद से नहीं हटा सकती। तो कहने का मतलब एक चीज आपने समझी होगी कि विधायी शक्ति दोनों के पास बराबर है, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान संशोधन की शक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास बराबर है। वित्तीय शक्ति लोकसभा के पास ज्यादा है, लोकसभा के पास ज्यादा है वित्तीय शक्ति, क्योंकि वित्त विधेयक लोकसभा में पेश होता है और राज्यसभा केवल 14 दिन। कार्यपालिका शक्ति लोकसभा के पास ज्यादा, क्योंकि अधिकतम मंत्रिमंडल लोकसभा से होता है, अगर राज्यसभा से है भी तो उसे राज्यसभा पद से नहीं हटा सकती। तो एक चीज तो ये है विद्यार्थियों। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है अपना, तो विद्यार्थियों कहने का मतलब राज्यसभा की जो शक्तियां, कार्य और जो शक्तियां हैं, इनमें ये 4 तो हमने पढ़ लिए। अब अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं। राज्यसभा सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राज्यसभा सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राज्यसभा सदस्य महाभियोग प्रक्रिया को पूरी करने में सहयोग करते हैं। क्योंकि दोनों सदनों इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से ही महाभियोग प्रक्रिया पूरी होती है। नेक्स्ट अभी देखते हो तीसरा पॉइंट, राज्यसभा सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दोनों लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, दोनों लेते हैं। राज्यसभा सदस्य महाभियोग प्रक्रिया को पूरी करने में सहयोग करते हैं, क्योंकि दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से ही महाभियोग प्रक्रिया पूरी होती है। राज्यसभा
सभापति को पद से हटाने में भी राज्यसभा का ही बहुमत, राज्यसभा सभापति को पद से हटाने में भी राज्यसभा का ही बहुमत आवश्यक होता है। उसमें लोकसभा तो केवल स्वीकृति ही देती है। समझो क्या कर रही, जैसे राज्यसभा के सभापति को पद से हटाना है, उपराष्ट्रपति पद से नहीं हटा सकते वो, ध्यान रखना, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति पद से नहीं हटा सकते, कहां से हटा सकते हैं? राज्यसभा के सभापति पद से। अगर वहां से हटाना है उसे तो क्या करेंगे? राज्यसभा का बहुमत, इस उपराष्ट्रपति को उनके पद से वहां से हटाना है, सभापति पद से, तो बहुमत, और लोकसभा का केवल स्वीकृति। कहने का मतलब है राज्यसभा सभापति को पद से हटाने के समय राज्यसभा का बहुमत और लोकसभा तो केवल स्वीकृति ही देती है। आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के समय भी राज्यसभा से स्वीकृति के बाद ही प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। एक चीज तो कहने का मतलब है राज्यसभा की ये जो शक्तियां हैं, राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा का बहुमत आवश्यक होता है, उसमें लोकसभा को केवल स्वीकृति ही देती है। आपातकाल जैसे लगता है दोनों सदनों से बहुमत, एक महीने के अंदर दोनों सदनों से स्वीकृति आवश्यक है, लोकसभा ने कर दी, राज्यसभा ने नहीं की, तो भी आपातकाल जो इमरजेंसी लगाई राष्ट्रपति ने वो एक महीने बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसलिए दोनों सदनों से स्वीकृत होना आवश्यक है। राज्यसभा के विशेष अधिकार। अब विद्यार्थियों, अभी तक हमने पढ़ा है कि लोकसभा के पास भी कई शक्तियां, जैसे वित्तीय शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति लोकसभा के पास ही है, लेकिन क्या भारतीय संविधान ने कुछ शक्तियां राज्यसभा को भी दी हैं जो लोकसभा के पास नहीं है? बिल्कुल, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है विशेष अधिकार, मतलब वे शक्तियां जो राज्यसभा के पास ही हैं, लोकसभा के पास नहीं है। पहली, अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा किसी भी विषय को उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी भी विषय को
किसी भी विषय को उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ठीक है, और इसके साथ ही उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। समझो क्या कह रहे हैं, विशेष अधिकार 2 हैं। एक पहला हम पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 249 के तहत अनुच्छेद 249 में एक वर्णन किया गया है कि राज्यसभा किसी भी विषय को, जैसे एक चीज राज्यसभा राज्यों की सभा, तो राज्य सूची का विषय या फिर संपत्ति सूची का विषय, ठीक है, तो इन में से किसी भी विषय को अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। केवल कौन कर सकती है? राज्यसभा घोषित कर सकती है। और इसके साथ ही उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है? संसद को। मतलब केंद्र के पावर में आ जाएगा वो सौदा। तो एक अधिकार या एक पावर तो ये है जो हमने भी देखी है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कर सकती है। सुनो, दूसरा, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा कोई भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अब आपको एक चीज आएगी, सर अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं? जैसे ICS, इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं अपनी। इसके तहत आपने पढ़ा होगा IAS, IPS, IFS, ऐसे, ठीक है। हाँ, तो ऐसी सेवाओं का अगर नई कोई सेवा स्थापित करनी है तो इसका अधिकार केवल राज्यसभा को है। राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अपने बहुमत से ऐसा कर सकती है। तो विद्यार्थियों, अभी हमने पढ़ा है कि राज्यसभा के पास जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के पास कुछ शक्तियां इक्वल हैं, बराबर बराबर हैं। जैसे विधायी शक्ति बराबर है, संविधान संशोधन की शक्ति बराबर है, वित्तीय शक्ति बराबर नहीं है, वित्त से संबंधित शक्ति बराबर नहीं है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कार्यपालिका शक्ति बराबर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति विश्वास बनाए रखता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। अगर राज्यसभा से कोई मंत्री बन भी गया
तो राज्यसभा उसे पद से नहीं हटा सकती, क्योंकि वो किसके प्रति रहता है, लोकसभा के प्रति, लोकसभा में विश्वास बनाए रखना चाहता है। आगे हम देख रहे थे अभी आपके सामने, तो नेक्स्ट राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के चुनाव में आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, महाभियोग प्रक्रिया में राज्यसभा सदस्य भाग लेते हैं, इसके अलावा आपातकाल में राज्यसभा सदस्य भाग लेते हैं, और अगर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो भी राज्यसभा से ही बहुमत पारित होता है, लोकसभा से तो केवल स्वीकृति मिलती है। इसके अलावा आपने पढ़ा है कि 2 प्रकार के विशेषाधिकार हैं, जैसे वित्त विधेयक और कार्यपालिका के विशेषाधिकार हैं लोकसभा के पास, वैसे राज्यसभा के पास भी 2 विशेष अधिकार हैं। और पहला विशेषाधिकार आपने पढ़ा है अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा किसी भी साधारण विषय को अपने 2/3 उपस्थित में जो हैं उनका 2/3 बहुमत से उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, तथा जैसे ही विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित होगा उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। दूसरा मैंने भी आपको बताया था कि अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा, जैसे मैंने आपको बताया है ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है, ऐसी सेवाओं का सृजन कर सकती है, और ये अधिकार केवल राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है। तो कहने का मतलब विद्यार्थियों, हमारी संसद की इक्वल, एक तो दोनों की कंबाइंड रूप से हम संसद की शक्तियां पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमने इन दोनों टॉपिकों में अलग अलग लोकसभा की शक्तियां अलग पढ़ ली और राज्यसभा की शक्तियां अलग पढ़ ली। ये भी हमने पढ़ लिया कि लोकसभा के पास कौन सी शक्तियां ज्यादा हैं, ठीक है, और राज्यसभा के पास कौन सी शक्तियां ज्यादा है। अभी मैंने बताया कि वित्त शक्ति और कार्यपालिका शक्ति उसके पास ज्यादा है, बल्कि इसके पास विशेषाधिकार हैं, और दूसरी इक्वल, जैसे विधायी शक्ति और संविधान संशोधन की शक्ति दोनों के पास, और निर्वाचन की शक्ति बराबर बराबर है। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब हमें इनको अच्छे से समझना है, बराबर तुलना करके भी समझना है और वैसे भी अलग अलग समझना है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में